हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग काल विभाजन किया है, परंतु जो सबसे अच्छा काल विभाजन माना गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना गया है। आज हम यहाँ पर आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं काल विभाजन। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है वो कितने प्रकार का है और उसकी समय सीमा क्या है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं आदिकाल। आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और इसे वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल का नाम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। कुछ लेखकों ने इसकी समय सीमा 7वीं सदी से भी माना है। दूसरा काल जो था मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तकाल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। जो भक्तकाल है इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल के नाम से जानते हैं इसे 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक मानते हैं। आधुनिक काल जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपने पिछली वीडियो में देखा, आपने पढ़ा भी। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो समय सीमा रही 1900 से जो है अब तक का समय माना जाता है आधुनिक काल का। आधुनिक काल को 4 कालखंडों में विभाजित किया शुक्ल जी ने। पहले जानते हैं पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय युग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। छायावाद, इसके प्रमुख 4 स्तंभ थे। इसे शुक्ल युग के भी नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को 2 खंडों में कर दिया गया है, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। इसकी समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। आगे नवलेखन काल, जिसे नई कविता का युग भी कहते हैं। इसकी समय सीमा 1953 से अब तक की मानी जाती है। तो ये हमारा शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन था हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए अब हम जानते हैं आदिकाल। आदिकाल का नामकरण अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से दिया है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं आदिकाल का जो नामकरण किया है, कौन से लेखक ने क्या नाम दिया है आदिकाल का। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है। जो आदिकाल ये नाम पड़ा है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस युग को आदिकाल का नाम दिया, नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल का नाम दिया। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, क्योंकि उस समय जो लेखक थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, उन्हीं के यहाँ रह करके रचनाएं करते थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्होंने संधिकाल या चारण काल कहा है। संधिकाल इसलिए कहा है क्योंकि उस समय संधियां ज्यादा, युद्ध ज्यादा होते थे और संधियां ज्यादा होती थी, इसलिए उसका नाम संधिकाल। और चारण काल इसलिए रख दिया क्योंकि उस समय जो कवि और लेखक जो रहते थे वो इन्हीं
राजाओं के दरबार में रहते थे, इसलिए उनके चारण काल के नाम से भी जानते हैं। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजों पवन काल कहा है, क्योंकि उस समय हिंदी साहित्य का एक नया रूप उभर रहा था। मिस्र वर्ग में इसे आरंभिक काल कहा है, क्योंकि यहीं से हिंदी साहित्य के नए युग की शुरुआत होती, इसलिए इसको आरंभिक काल के नाम से भी जानते हैं। आदिकाल को मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है, क्योंकि यहीं से एक हिंदी साहित्य का आधार पड़ा, इसलिए इसको आधार काल के भी नाम से जानते हैं। और भी कई लेखक थे जिन्होंने इसका नामकरण किया। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शून्यकाल या प्रारंभिक काल का नाम दिया। तो आदि काल में जो रचनाएं की गई या जो लेख लिखे गए, उन लेखों की क्या विशेषताएं थी, आइए अब हम जान लेते हैं प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं रही वो कौन कौन थी? आश्रय दाताओं का बलिदान। आदिकाल में जो कवि होते थे वो जिन राजाओं के यहाँ रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा करते थे और उन्हीं का यशोगान करते थे अपनी रचनाओं में। अगली विशेषता थी ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल की जो रचनाएं की गई उसमें ऐतिहासिकता का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। जो लिखा गया उनका वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया। अप्रमाणित रचनाएं, जो लेख लिखे गए उसमें कोई प्रमाणिक रचनाएं नहीं मिलती। युद्धों का सजीव वर्णन, उस समय राजा लोग जो युद्ध करते थे उन युद्धों का उस समय के कवि लोग जो है वर्णन करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का अभाव था या न के बराबर था। राष्ट्रीयता का वर्णन आदिकाल में बहुत ही कम था। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, आदिकाल में जो रचनाएं की गई उसमें वीर रस प्रमुख था, इसलिए इसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। और कुछ रचनाओं में श्रृंगार रस की भी प्रधानता मिलती है। विविध छंदों का प्रयोग किया गया। आदिकाल में जो रचनाएं की गई उसमें विभिन्न प्रकार के छंद थे, जैसे दोहा, छप्पर, सोरठा, रोला आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया। अगली विशेषता जो हमारी है प्रबंध और मुक्तक काव्य। उस समय के जो काव्य लिखे गए उसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए, सामान्य जीवन से परे। आदिकाल की जो अगली विशेषता है वो जो काव्य लिखा गया वो सामान्य जीवन से अलग था, परे था, वो उससे बाहर था। जो आदिकाल में भाषा का प्रयोग हुआ वो डिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल, जिसे राजस्थानी भाषा के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग किया गया। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य लिखे गए। सौंदर्य वर्णन किया गया, सौंदर्यता का वर्णन किया गया। अलंकार का प्रयोग किया गया। अलंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया आदिकाल में। और उस समय का जो काव्य था उस काव्य में उपदेशात्मक रचनाएं लिखी गई। तो ये आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको आधार मान करके आदिकाल के लेखकों ने जो अपनी रचनाएं की। आइए हम यहाँ पर अब जान लेते हैं कुछ आदिकाल के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। कवि व रचनाएं। चंद्र बरदाई, इनकी जो रचना रही पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते
इनका यशोगान करते थे, तो उन्होंने जो रचना की उसे पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। अगले नरपति नालाह, नरपति नालाह, इनकी रचना थी बीसल देव रासो। जगनिक, ये राजा परमाल के दरबार में रहते थे। रासो, जिसे आलखंड के नाम से भी जानते हैं। जो आल्हा पढ़ी जाती है वो जगनी की लिखी हुई है। वो राजा परमाल के दरबार में रहते थे और उन्हीं का यशोगान करते थे। दलपत विजय, दलपत विजय, इनकी जो रचना थी खुमार रासो, खुमार रासो। भट्ट के राज, ये भट्ट के राज जो है जयचंद, राजा जयचंद के दरबार में रहते थे। जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, मधुकर, जय मयंक, जय मयंक, जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, विद्यावती, विद्यावती, इनकी रचना जो रही कीर्तिलता, कीर्तिलता, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की रही खतिकबाजी, पहली मुकदमियां, पहली मुकदमियां, ये उस समय की प्रमुख रचनाएं रही। चंद्रबाई की पृथ्वीराज रासो, नरपत नल्लाह की बीसल देव रासो, जगनी की परमाल रासो जिसे आलखंड के नाम से भी जानते हैं, दलपत विजय, कुमार रासो, भट्ट के राज जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, जय मयंक, जसचंद्रिका, विद्यापति, कीर्तिलता, अमीर खुसरो, खतिकबाजी और पहेलियां मुकदमियां, ये इनकी प्रमुख रचनाएं आदिकाल की रही। आदिकाल में जो प्रमुख कवि और लेखक हुए, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रसन्नता में, उनके यशोगान में रचनाएं की। इससे पहले अपभ्रंश साहित्य के कुछ लेखक हुए थे जिन्होंने रचनाएं की। स्वयंभू जो अपभ्रंश साहित्य के कवि माने जाते हैं, स्वयंभू ने पौंचर्यु जो जैन पुराण से संबंधित है, आदिकाल से पूर्व रचनाएं करते थे। पुष्पदंत ने महापुराण, जसहर चर्यु, कोश ग्रंथ ऐसे काव्य लिखे जो कि अपभ्रंश साहित्य के माने जाते हैं। हिंदी साहित्यों में जो है सरहबापाद, जिन्होंने सरोज वज्र, राहुल भद्र ऐसी दोहा कोश ऐसी रचनाएं की जो हिंदी साहित्य की मानी जाती हैं। सबरपा ने जो है चर्मापाद काव्य लिखा। डोंबिया ने डोंबिया गीतिका लिखा। ये हिंदी साहित्य
के प्रमुख कवि रहे। नाथ साहित्य में भी अपने रचनाएं की। उसमें गोरखनाथ, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, शबरीपाद ये रचनाएं की। मतेन्द्र नाथ ने कौल ज्ञान, निर्गम ये रचनाएं की। तो ये नाथ साहित्य के कवि रहे। आदिकाल की भी पूर्व रचनाएं होती थी जो ग्रंथ काल के नाम से जानी जाती हैं। आशा करते हैं आप लोग आदिकाल के बारे में अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू क्लास।